हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आपने देख लिया होगा और लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लास्ट वीडियो में भी दिया था और मैंने आपको पोस्ट के माध्यम से भी बताया था। और अब क्योंकि मेरिट के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, तो काउंसलिंग प्रक्रिया में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ किस जिले में कितनी सीटें रिक्त हैं। फिलहाल क्योंकि अभिमान एकेडमी आपको जो भी सूचनाएं देता है वो तथाकथित रूप से कहीं ना कहीं सूत्रों के माध्यम से ना होकर उनके कहीं ना कहीं प्रूवलिटी देते हैं हम आपको साथ के साथ कि ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये आप रिक्त जिलों की सूची देख रहे हैं, इसमें ये सूची काउंसलिंग की जो दी हुई थी ये लास्ट ईयर की है, क्योंकि अभी जो काउंसलिंग की सूची है वो आने वाली है। लेकिन इस सूची में ये आकांक्षी जिले भी शामिल हैं और आकांक्षी जिलों को सबसे पहले वरीयता दी जाएगी, ये योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप आकांक्षी जिलों को सबसे पहले भरें, क्योंकि सबसे पहले सीटें वहीं की भरी जाएंगी, उसके बाद नीचे की साइड चलेंगी, ये नियम है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि जिस सूची में जहां पर ज़्यादा जगह हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि आपका प्रतापगढ़ में 1000 जगह हैं, या आपके गाजीपुर में जगह हैं, या फैजाबाद में 1000 जगह हैं, या आप देख रहे होंगे इलाहाबाद में 1400, अंबेडकर में 1000, बांदा में 1100, जौनपुर में 1200। इतना फर्क है कि जहाँ पे पिछली बार 1200 थी, यहाँ जगहों को बढ़ा दिया जाएगा। इतना हो सकता है कि 500 सीट कम कर दी जाए या 500 सीट ज़्यादा, क्योंकि किसी भी जिले की सूची वहाँ पर विद्यालयों की, प्राथमिक विद्यालयों की संख्या के अनुसार अब नियुक्त वो करी जाती है। तो किस जिले में कितने प्राथमिक स्कूल हैं उसके आधार पर वहां पर रिक्त सीटों की संख्या होती है। तो जैसा कि आप सूची देख रहे हैं, यदि इलाहाबाद में 1400 सीटें रिक्त थी लास्ट ईयर भी, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप पहले से ही एक कॉपी पेंसिल ले लीजिए। आप एक कॉपी पेन लेकर आप उस पर लिखिए कि ये जिलों की सूची हमने बनाई थी, अब इनमें से आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं और किन किन जिलों पर हमको ध्यान रखना है। क्योंकि जो मेरिट है वो शुरू में तो हाई होती है, जैसे कि मान लीजिए जनरल की लिस्ट सपोज करिए आप कि 68% पर लगी। अब 68% में से कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पात्र नहीं है, या उनको जॉब कर रहे हैं लेकिन उनको एनओसी नहीं मिला है, तो काउंसलिंग लेटर तो उनके पास जाएगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो लोग जाकर अपनी जॉब लेंगे, तो कहीं ना कहीं लिस्ट नीचे जाएगी। और जब ये लिस्ट नीचे जाएगी तो आपको जो जिलों की संख्या ऊपर से वरीयता देनी है, नीचे की ओर आपको ऐसे जिलों की वरीयता देनी है जहां सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर इससे कम, ताकि कभी आप ये सोचकर भर दें कि कहीं 500 जगह है यहां कोई नहीं भरेगा, तो आप ये सोच लें कि उस जिले में 500 बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिनके नंबर ज्यादा होंगे और वो अपना गृह जनपद चाह रहे होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप कम जगह सोचकर वहां भर दें। और कहीं ना कहीं फिर भी एक बात तो बड़ी फैक्ट है कि जहां पर ज्यादा जगह होती हैं वहां पर नंबर आने के चांस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि कुछ छात्र क्या करते हैं, एक ऐसा जिला ले लेते हैं, मान लो हमीरपुर में ले लिया, यहाँ पे सपोज करिए हापुड़ ले लिया, हापुड़ में 200 जगह हैं और लास्ट ईयर तो 120 जगह थी। और गाजियाबाद में आप देख रहे होंगे, गाजियाबाद में 300 जगह हैं और इस बार 69,000 भर्ती में 10 जगह खुलकर आ रही थी। और अभी क्योंकि काउंसलिंग कल या परसों शुरू हो जाएगी, आपको एक नई सूची देखने के लिए मिलेगी। तो कहीं ना कहीं यहां पर आप यह है कि आप आकांक्षी जिलों की सूची बना लें सबसे पहले। ज्यादा जगह कहां पर है, क्योंकि यहां पर आप सबसे बड़ी बात है, आप ये देख रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में, मुरादाबाद में या मैनपुरी में यहां ज्यादा जगह हैं, तो इन ज्यादा सूची है, ज्यादा रिक्त पद हैं। जब ज्यादा रिक्त पद सूची में दिए गए हैं, ज्यादा जगह रिक्त हैं यहां पर, तो इसका अर्थ यह है यहां पर प्राथमिक विद्यालयों की संख्या ज्यादा है। और जहां प्राथमिक विद्यालयों की संख्या ज्यादा होती है वहीं 69,000 भर्ती में भी दोबारा आएंगी। तो आप इनकी सूची पहले ही बना लें, ताकि आपको तब काउंसलिंग प्रक्रिया जब शुरू हो तो आपको ज्यादा समस्या ना हो, आप ज्यादा वीडियो देख कर ज्यादा कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले आप ये एक लिस्ट बना लें, ताकि सबसे बड़ी बात है जो बॉर्डर लाइन पर बच्चे हैं वो अपनी उम्मीद को, क्योंकि अगर वो क्वालिफाइड है तो वो अपना धैर्य बिल्कुल ना खोएं। और अभी
3 प्रश्नों पर जो विवाद चल रहा है वो अभी रुका नहीं है। बच्चे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो संशोधित उत्तर कुंजी जारी हो, क्योंकि पीएमपी में उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में कुछ भी हो सकता है। इसका कुछ पता नहीं है कि आप कुछ और सोचें और कुछ और हो जाए। तो कहीं ना कहीं आप अपनी उम्मीद को छोड़ेंगे नहीं और हमेशा उम्मीद बनाए रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, झूठी उम्मीद कोई ना बनाकर रखे, क्योंकि अगर किसी के ज़्यादा ही नंबर कम है और क्वालिफाई भी नहीं कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं एक परेशानी होती है। आप कम से कम इस लायक तो हों कि आप प्राथमिक विद्यालय में नौकरी कर पाएं। मैं तुम्हें उन व्यक्तियों की कह रहा हूं जो गुणी हैं और कहीं ना कहीं अपना आधार मजबूत करके बैठे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, तो मैं आपको सबसे पहले जिलेवार इनमें जगह बताता हूं। जैसे कि सबसे पहले आकांक्षी जिलों में आप देख लीजिए कहां कहां पर रिक्त पदों की सूची दी हुई है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि बाराबंकी में 600 जगह हैं, लेकिन ये आकांक्षी जिलों की सूची में। और आपका बलिया है, आपका गोंडा है, गाजीपुर है, कुछ पिछड़े जिले भी बता रहा हूं मैं इसमें, ये सब आकांक्षी नहीं है। कुछ पिछड़े जिले का मतलब है जहां शैक्षिक स्तर कम है, तो जहां का शैक्षिक स्तर कम होता है वहां उस जिले की सूची ज्यादा ऊपर नहीं जाती। तो आप ये भी याद रखें, मैनपुरी है, मैनपुरी, और आप फैजाबाद है, और इलाहाबाद अंबेडकर नगर की सूची लास्ट टाइम थोड़ी हाई चली गई थी, वरना आप इसको ले सकते हैं 10th नंबर पर। और आगरा मथुरा ना भरें आप। और एनसीआर का तो इलाका आप छोड़ ही दें, क्योंकि एनसीआर की लिस्ट बहुत हाई जाती है। तो आप मेरठ मंडल के जिले जिनके नंबर कम है वो ना भरें, वो आपके पूर्वांचल के जो जिले हैं उन्हें भरें, नेपाल बॉर्डर की साइड के, ताकि बाद में ट्रांसफर होकर आ जाएगा। आप बिल्कुल भी परेशानी ना लें, क्योंकि नंबर जब आपका आता है तो ये मैटर नहीं करता, नौकरी नौकरी होती है, ट्रांसफर करा के बाद में आ जाना क्या प्रॉब्लम है। प्रतापगढ़ में 1000 जगह हैं, और सिद्धार्थनगर में 800 जगह हैं, और जौनपुर में 1200 जगह हैं, हरदोई में 1300 जगह हैं, फैजाबाद में 1000 जगह हैं। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये बांदा, बाराबंकी और बांदा में से आप एक ले सकते हैं। तो ये आप एक तरह से सूची बना लें, और उन जिलों को ना भरें जो एनसीआर में आते हैं, और जहां लिटरेसी रेट जिन जिलों का हाई है आप वहां भी फार्म ना भरें काउंसलिंग में। यदि आप काउंसलिंग में उन जिलों को भरते हैं तो आप पिछड़ जाएंगे। मान लीजिए किसी बच्चे के जनरल में 64 से और 66 के बीच में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो वो कहीं ना कहीं अगर 10 जिलों में शुरू के जिले अच्छे भरता है तो बच्चा कहीं ना कहीं अपना नंबर जरूर ले आएगा उन जगहों पर। तो आप जरूर इस बात का ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि अभी भी प्रक्रिया बंद नहीं हुई है। क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं 1,40,000 में से लगभग 40,000 छात्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं परीक्षा में या तो बहुत कम नंबर लेकर आए हैं, उनका जनरल में 60% भी नहीं है। अब जनरल में 60% नहीं है क्योंकि 90 से 100 नंबर के बीच में लाने वाले कम से कम भी आप 90,000 छात्र समझिए। तो ये 90,000 छात्र यदि इनका एकेडमिक अच्छा नहीं हुआ तो ये कहीं ना कहीं कंपटीशन में नहीं है, क्योंकि 90 से 100 के बीच में यदि 90,000 छात्र आते हैं तो ये कहीं ना कहीं भी कंपटीशन में नहीं है। और यदि कंपटीशन में नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि आप इन छात्रों को दरकिनार करते हुए लगभग 50,000 छात्र जो बचते हैं ऊपर के 56,000, तो ये 56,000 छात्र में आपका कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन को आप देखिए, आप ये मत सोचिए 1,40,000 40,000 बच्चे पास हुए हैं। आप ये सोचिए कि 1 लाख बच्चे, तो जैसे कि आप बड़ा सिंपल आंकड़ा लगा सकते हैं कि आप सोच सकते हैं कि 90 नंबर पर 90,000 बच्चे ही होंगे, 91 नंबर पर 91,000 स्टूडेंट ही होंगे, और 95 नंबर पर 95,000 स्टूडेंट होंगे। तो कहीं ना कहीं जितने नंबर कम होते हैं वहां पर छात्रों की संख्या ज्यादा होती है, जैसे जैसे नंबर बढ़ते चले जाते हैं। अब आप यदि यहां पर यह सोचें कि 125 नंबर परीक्षा में लाने वाले कितने विद्यार्थी होंगे, तो आप ये सोच लीजिए कि ऊपर के 5,000 छात्र भी ऐसे नहीं होंगे जो 125 नंबर इस परीक्षा में लेकर आए होंगे। तो ज्यादा विद्यार्थी पास होने का अर्थ ये नहीं होता है कि परीक्षा में सभी का नंबर आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यहां पर यह सोचकर चलें कि जिन छात्रों के 125 मार्क्स हैं वो परीक्षा में सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर हैं यदि उनका एकेडमिक है। अब इनमें से यदि किसी छात्र का एकेडमिक अच्छा नहीं है तो वो भी 68, 69, 70 की लाइन में आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि किसी का एकेडमिक अच्छा नहीं है, वहां पर बहुत कम छात्र ऐसे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ओवरलैपिंग का अर्थ कई बार बच्चे गलत समझ रहे हैं कि जनरल की सीट कैसे कट जाएंगी।
अगर किसी व्यक्ति ने फॉर्म ओबीसी में भरा है और ओबीसी में उसने एक बार ओबीसी का रिजर्वेशन ले लिया, ओबीसी का आरक्षण उसको मिल गया, तो उसको भविष्य में फिर क्योंकि एक बार ही आरक्षण की प्रक्रिया होती है, इसी को ओवरलैपिंग कहते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, फिर भी जनरल की सीट पर कहीं ना कहीं आघात है, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स रॉन्ग वे में ओवरलैपिंग को समझा रहे हैं। हालांकि ओवरलैपिंग यही होती है कि एक बार यदि किसी ओबीसी के एससी के छात्र को एक बार यदि उसका आरक्षण मिल गया तो उसको दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन इन छात्रों की संख्या कहीं ना कहीं ज्यादा है और टेट में वो 90 नंबर पे क्वालिफाई करके बैठा है, सी टेट में या टेट में, और सुपर टेट में भी उसके 97 से अबव है, उसको एज में भी नंबर नहीं चाहिए और वो ओबीसी का है, तो वो अपना आरक्षण उसने अभी तक नहीं लिया है, वो अपना आरक्षण अब लेगा। इसी को ओवरलैपिंग कहते हैं। तो अब वो आरक्षण लेगा तो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो क्योंकि छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, 146 आप समझ रहे हैं, 1,40,60 के समथिंग संख्या है, तो इसमें से बहुत सारे छात्र ओवरलैपिंग करेंगे। तो इसी को बोलते हैं कि जो ऊपर टॉप कैटेगरी के स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं उनकी सीटें कम हो जाएंगी। तो आप उसका अर्थ समझिए। तो फ्रेंड्स, मैं अभी जब काउंसलिंग की लिस्ट आएगी तो दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।